अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कल जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी वो तकरीबन हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी रिलेटेड टू ऑब्जेक्टिव से लेके इंटरनली जनरेटेड गुडविल तक। अब जो आगे चीज़ें हैं रिलेटेड टू IAS 38 है, वो है रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भाई कौन से एसेट है, हमने जो सब चीज़ें पढ़ी थी वो रिलेटेड टू कोई भी एक ऐसा एसेट जो कि या इंटेंजिबल एसेट जो कि हम परचेज करने जा रहे थे, तो उसके लिए क्राइटेरिया था कि वो जब ही रिकग्नाइज हो जाएगा जब उसके प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट हो और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड हो। लेकिन उससे पहले वो आइडेंटिफाई होने के लिए अलग क्राइटेरिया था, वो आइडेंटिफाइबल होने के लिए और एक तो पहले डेफिनेशन मीट होनी चाहिए, फिर आइडेंटिफाइबल का क्राइटेरिया था और फिर रिकग्नाइजेशन के लिए कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड और प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स वाला बात थी। लेकिन अगर कोई एक ऐसा एसेट जो कि हम इंटरनली जनरेट विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन विद इन दी एंटिटी, ज़ाहिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हमारे पास डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो अगर कोई हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन R&D कर रहे हैं तो उससे भी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट क्रिएट हो सकता है। लेकिन इस पे IAS 38 की कुछ शर्तें हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती तो ऐसे अगर कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा होगा तो वो रिसर्च एज अ रिसर्च एक्सपेंस आउट हो जाता है P&L के अंदर। लेकिन अगर कुछ क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो फिर वो फेज डेवलपमेंट के अंदर, अगर वो डेवलपमेंट फेज़ के अंदर चीज़ें जाते जा रही है और डेवलपमेंट फेज़ का क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो फिर हम उसको एज एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट ट्रीट कर रहे होंगे अपनी बुक्स के अंदर। अच्छा, सबसे पहली बात, रिसर्च कॉस्ट। अगर रिसर्च कॉस्ट है तो रिसर्च कॉस्ट हमेशा एक्सपेंस आउट हो रही होगी हमारे P&L के अंदर। अब वजह क्या है रिसर्च कॉस्ट P&L के अंदर क्यों एक्सपेंस आउट हो रही होगी? बिकॉज सबसे पहली बात, एट द फेस ऑफ रिसर्च, जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं कोई भी चीज़ की, जैसे कि हम कोई न्यू नॉलेज लेने जा रहे हैं, कोई डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, कोई नया मेथड पे ट्राई करने जा रहे हैं जिससे अपनी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाए, इस पर कोशिश कर रहे हैं, कोई नए इवेल्यूएशन कर रहे हैं, कोई नए ऑल्टरनेटिव मटेरियल इस्तेमाल करके देख रहे हैं कि जिससे शायद शायद मैं क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद हमारी कॉस्ट कम हो जाए, शायद उससे कोई बेहतर प्रोडक्ट हमारा बन जाए या कुछ शायद हमारे प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो यहाँ पे रिसर्च फेज़ के अंदर क्या चीज़ आ रही होती है? शायद आ रही होती है। क्या आ रहा होता है भाई? शायद का वर्ड आ रहा होता है, मतलब हमारे चांसेस, जो चांसेस है इकोनॉमिक बेनिफिट उस प्रोडक्ट से, अगर हमने ये चीज़ कर ली जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, इससे अगर हमारा प्रोडक्ट बेहतर बन जाए तो उससे इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमें फ्लो होंगे वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे रिसर्च फेज के अंदर जो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट जो हम सोच रहे होते हैं, जो इकोनॉमिक बेनिफिट हम सोच रहे होते हैं जो कि एंटिटी को, जो एंटिटी में फ्लो करेंगे, उसके जो चांसेस होते हैं प्रोबेबल होने के वो अनसर्टेन होते हैं। बहुत अनसर्टेनिटी होती है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये जो बेनिफिट हम सोच रहे हैं, शायद जो सोच रहे हैं ये होगा कि नहीं होगा। तो इन दिस केस क्योंकि यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी होती है, तो अगर कोई भी फेस में, कोई भी रिसर्च फेस में एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा होता है तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम अपने P&L के अंदर ही एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल कौन सी है हमारे, जैसे कि रिसर्च कॉस्ट की एग्जाम्पल्स कौन सी है? एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च कॉस्ट, अब ये सिर्फ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हम इनकर्ट कर रहे हैं ये सोच के कि इससे हमें कोई अच्छी नॉलेज मिल जाएगी, ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, लेकिन हमें नहीं पता अभी इससे हमें कोई फ़ायदा होगा कि नहीं, उससे बेनिफिट जो मिलने वाले वो अनसर्टेन है। रिसर्च फेज़ के अंदर या कोई भी रिसर्च फेज़ के अंदर ऐसा एक्सपेंडिचर, जैसे कोई हम कोई न्यू नॉलेज लेने जा रहे हैं, कोई हमने क्या कहते हैं ट्रेनिंग अटेंड कर ली है या कोई सेमिनार कंडक्ट कर लिया है, लेकिन हमें नहीं पता उससे हमें बेनिफिट होगा कि नहीं, जो चांसेस है इकोनॉमिक बेनिफिट के वो प्रोबेबल या अनसर्टेन है, तो ऐसा एक्सपेंडिचर हमारा रिसर्च कॉस्ट के ऐसा एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। इसी तरह सर्च फॉर evaluation and final selection of applications
या कोई प्रोसेसेस, एक मिनट, कोई प्रोसेसेस हो गए, कोई रिसर्च की फाइंडिंग्स हो गई हैं हमारे पास। हम अभी देख रहे हैं कि भाई कोई हम ऐसा प्रोसेस इम्प्रूव कर लें, कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें, ऐसी ही किताब में लिख देता हूँ, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव फाइंडिंग्स सिस्टम्स, जिससे हम अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सके, कुछ अपने मटेरियल को इम्प्रूव कर सके, कुछ अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके। अभी हम सिर्फ सोच रहे हैं, कुछ इस पर खर्चा कर रहे हैं ये ढूंढने के लिए कि कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव मिल जाए हमें। तो हमें भी पता नहीं इससे हमें मिल जाएगा, ये हमें भी पता नहीं है, कुछ बेहतर हो जाएगा हमें पता नहीं है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम अपने पास एक्सपेंस आउट कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई फॉर्मुलेशन, डिज़ाइन एवेल्युएशन, फाइनल सेलेक्शन ऑफ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव फॉर अ न्यू या इम्प्रूव मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स वगैरह। हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डिज़ाइन करने की, इवेल्युएट करने की, सेलेक्ट करने की कोई नया प्रोडक्ट, कोई नई डिवाइस, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो चलेगी कि नहीं। अभी प्रोबेबल चांसेस उसके नहीं है, वो अनसर्टेन है कि भाई ये चलेगी कि नहीं। तो अगर कोई इस फेज़ के अंदर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है तो वो रिसर्च एक्सपेंडिचर कहला रहा होगा, रिसर्च कॉस्ट या रिसर्च फेज़ के अंदर गिरता हुआ दिख रहा होगा। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है तो वो हमारी बुक्स के अंदर एज एन एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। अब डेवलपमेंट फेज कौन सा है? कोई भी ऐसा स्टेज जो कि रिसर्च फेज के बाद आ रहा हो, रिसर्च फेज के बाद आ रहा हो, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस शुड बी मोर अपेरेंट। इसका मतलब कोई भी ऐसा फेज जो कि रिसर्च फेज के बाद आ रहा हो, जहां हमें सक्सेस के चांसेस दिखना शुरू हो जाए, हाँ अपेरेंट हो जाए, हमें दिख रहा है यार अब हो सकता है, अब हो सकता है। अगर कोई ऐसे फेज के अंदर एक्सपेंस इनकर्ड हो रहा है, तो फिर अगर हमें लग रहा है कि ये डेवलपमेंट फेज़ के अंदर आ गया हमारा प्रोडक्ट, फिर हमें देखना होगा कि जो क्राइटेरिया है डेवलपमेंट फेज़ के, अगर वो मीट होते हैं तो जो भी खर्चा इस फेज़ के अंदर हो रहा है फिर वो एज एन कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगा, इनटेंजिबल एसेट। अगर कोई भी ऐसा फेज़ जो कि रिसर्च फेज़ के बाद आ रहा है और जहां हमें चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है हमें वो ज़्यादा दिखते हुए अपेरेंट नज़र आ रहे हैं, तो इस फेज़ के अंदर जो भी खर्चे होंगे अगर वो डेवलपमेंट फेज के क्राइटेरिया को मीट कर लेते हैं तो फिर वो इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज हो रहे होंगे। लेकिन अब वो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली बात, टेक्निकल feasibility of completing the intangible asset so that
it will be available for use or sell। इसमें हमारे पास मेन वर्ड क्या आ रहा है? मेन वर्ड आ रहा है कि टेक्निकल फीसिबिलिटी होनी चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटिटी इनकट कर रही है, उसके पास ये टेक्निकल फीसिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो जिस इंटेंजिबल एसेट को जो उन्होंने शुरू किया है उसको ख़त्म कर सके। उसके बाद वो क्या कहते हैं, एक वो सलाहियत होनी चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होना चाहिए कि जिस इंटेंजिबल एसेट को उन्होंने शुरू किया है वो उसको कंप्लीट कर सके, और कंप्लीट करने के बाद या तो उसको खुद इस्तेमाल कर सके या बेच सके। जो एंटिटी उसको बना रही है, जिस फेज़ के अंदर जो एक्सपेंडिचर इनकट कर रही है, उसके बाद वो टेक्निकल फीसिबिलिटी, टेक्निकल एक्सपर्टीज़, वो सलाहियत होनी चाहिए कि जिस प्रोजेक्ट को उसने शुरू किया है वो उसको ख़त्म कर सके, और ख़त्म करने के बाद वो खुद अपने लिए इस्तेमाल कर सके या उसको बेच सके। ठीक है, टेक्निकल फीसिबिलिटी so that it will be able for use, अवेलेबल फॉर यूज़ और सेल, खुद के लिए अवेलेबल हो या उसको बेच सके। दूसरी बात, इट्स इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट एंड यूज़ और सेल इट। उसकी नीयत होनी चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस एंटिटी की नीयत भी होनी चाहिए कि भाई जिसको उस काम को शुरू किया है वो ख़त्म भी करे। ये नहीं कि बस चलो शुरू कर दिया, अब दिल नहीं कर रहा है, ख़त्म करने का दिल नहीं कर रहा है, कोई इरादा नहीं है, वो पड़ा हुआ है ऐसी है, वो बीच रास्ते में प्रोजेक्ट को छोड़ दिया है, बस चल रहा है तो चल रहा है, नहीं करना तो नहीं करना। उसकी नीयत होनी चाहिए। नीयत किस चीज़ की होनी चाहिए? कि जो प्रोजेक्ट शुरू किया है उसको वो कंप्लीट करे, और कंप्लीट करने के बाद या तो यूज़ करे या उसको बेच दे। ये इनकी खुद की इंटेंशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंशन होनी चाहिए। तीसरी बात, इट्स एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। अब जो ऊपर कब से बात आ रही है कि टेक्निकल फीसिबिलिटी हो ताकि वो खुद इस्तेमाल कर सके या बेच सके, एबिलिटी टू यूज़ खुद की हो। इसी तरह नीचे बात है कि इंटेंशन होनी चाहिए कंप्लीट करने की, ताकि वो खुद उसकी एबिलिटी से इस्तेमाल करने की, इसको पास खुद इस्तेमाल कर सके, बेच सके। तो भाई जो बात आ रही है एबिलिटी की, तो भाई उसके बाद वो खुद सलाहियत होनी चाहिए कि जो इंटेंजिबल एसेट वो बना भी रहा है वो खुद इस्तेमाल भी कर सके। उसकी खुद की सलाहियत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उस एसेट को यूज़ करने की या तो बेच सकने की, उसके पास ये सलाहियत होनी चाहिए। चौथी बात, हमेशा की तरह देयर विल बी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर द एंटिटी। अब ये कैसे पता लगेगा कि भाई वो एंटिटी या तो डेमोन्स्ट्रेट कर ले कि जो इंटेंजिबल वो एसेट बना रहे हैं, क्या डेमोन्स्ट्रेट करे, जो कि जो वो इंटेंजिबल एसेट बना रहे हैं या जो उस इंटेंजिबल एसेट से प्रोडक्ट या सर्विस होगी, या तो जो उस इंटेंजिबल एसेट से प्रोडक्ट बनेगा या उस इंटेंजिबल से एसेट से सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसकी मार्केट अवेलेबल है कि नहीं। ज़ाहिर है अगर उसकी मार्केट अवेलेबल होगी तो ही उनको फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है अगर मार्केट होगी तो ही प्रोडक्ट बिक रहा होगा, तो ही सर्विस बिक्री होगी। तो हमें क्या देखना होगा, जो भी इंटेंजिबल एसेट बना रहे हैं उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए एंटिटी को। और वो किस तरह मिलेगा कि वो एंटिटी देखे भाई कि जो भी वो इंटेंजिबल एसेट बना रहे हैं, या तो उस इंटेंजिबल एसेट खुद की मार्केट होनी चाहिए वो बिक सके, या तो जो इंटेंजिबल एसेट खुद प्रोडक्ट बनाएगा या उससे जो सर्विस प्रोवाइड होगी उसकी मार्केट अवेलेबल होना चाहिए, जिससे एंटिटी को फ़ायदा हो। या तो फिर किसी और तरीके से एंटिटी के बिजनेस को फ़ायदा मिल रहा हो, किसी भी तरीके से। फिर यूज़फुल, बल्कि यूज़फुल टू एंटिटीज ओन बिजनेस, या तो जो इंटेंजिबल एसेट बना है वो खुद किसी भी तरीके से
एंटिटी को फ़ायदा दे रहा हो, एग्जाम्पल कोई एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहा हो, कोई उनकी किसी भी तरीके से कॉस्ट रिड्यूस हो जिससे उनको एक तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा हो, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो फिर वो इकोनॉमिक बेनिफिट के इकोनॉमिक बेनिफिट वाला जो क्राइटेरिया है वो मीट हो रहा होगा। फिर द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल and other resources to complete the development and to use or sell the intangible asset। भाई खुद के पास, उस एंटिटी के पास टेक्निकल रिसोर्सेस होनी चाहिए। टेक्निकल रिसोर्सेस, एक तो सलाहियत है, एक तो टेक्निकल सलाहियत है उसको इस्तेमाल करने की, जो टेक्निकल रिसोर्सेस है उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत अलग चीज़ है और टेक्निकल रिसोर्सेस होना अलग चीज़ है। ये कुछ एंटिटीज होती है कि भाई उनके पास टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल है लेकिन उनके पास कोई, जैसे कहते हैं ना, एम्प्लॉयज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है उस टेक्निकल रिसोर्सेज के लिए, जो कि हमारे मैन पावर नहीं है उस टेक्निकल रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए। तो टेक्निकल फीसिबिलिटी अलग चीज़ है, टेक्निकल रिसोर्सेज होना अलग चीज़ है। तो हमारे पास टेक्निकल रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, वो चीज़ें भी हमारी एंटिटी के अंदर होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट पे इंटेंजिबल एसेट जो कि हम बनाने जा रहे हैं उसको बनाने के लिए वो रिसोर्सेज, वो टेक्निकल रिसोर्सेज भी अवेलेबल होनी चाहिए। इसी तरह उस एंटिटी के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी अवेलेबल होनी चाहिए उस एसेट को कंप्लीट करने के लिए। और कोई भी ऐसी रिसोर्सेज जो कि ज़रूरी है उस इंटेंजिबल एसेट को बनाने के लिए वो ज़रूरी होनी चाहिए ताकि उस एसेट को कंप्लीट कर सके, ताकि उस एसेट को या तो वो यूज़ कर सके या तो उस एसेट को बेच सके। और आखिरी बात, वही हमेशा की तरह, इट्स एबिलिटी टू रिलायबली मेजर द एक्सपेंडिचर attributable to intangible asset during its development। तो भाई उस एंटिटी के पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि भाई जो भी खर्चा हो रहा है उस पर उसको रिलायबली मेजर कर सके, जितना खर्चा हो रहा है उसको रिलायबली मेजर कर सके। तो हमेशा की तरह ये बात तो आती है भाई, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो टू द एंटिटी। तो कॉस्ट हमेशा आ रही है, देखो कॉस्ट वाली बात यहाँ पे आ रही है और इकोनॉमिक बेनिफिट वाली दो बात तो हमेशा हर जगह आती है। आपके पास IAS 16 के अंदर भी आ रही होगी, IAS 40 के अंदर भी आ रही है, IAS 38 के अंदर आ रही है। एक्स्ट्रा क्या बात आ रही है इंटरनली जनरेटेड एसेट के लिए कि अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज होनी चाहिए, एबिलिटी टू यूज़ होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए और टेक्निकल फीसिबिलिटी होनी चाहिए उस एसेट को कंप्लीट करने के लिए। 4 बातें मजीद है, 2 बातें हमेशा रट्टे वाली आएगी। अब एग्जाम्पल कौन सी है भाई डेवलपमेंट कॉस्ट की? हम किस फेज़ में आ गए? हम इस फेज़ में आ गए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ का?
जो प्रोडक्ट या जो इंटेंजिबल एसेट हम बनाना चाह रहे हैं उसका प्रोटोटाइप को टेस्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो हम बनाने जा रहे हैं वो काबिल है कि नहीं, वो चलता है सही कि नहीं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर रहे हैं हम। उसके मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं, उसके प्रोटोटाइप्स को यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्री प्रोडक्शन को टेस्ट कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन बेहतर कर रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इस फेज़ के अंदर आ रहे हैं, तो ये ऐसा कोई फेज़ है तो वो डेवलपमेंट फेज़ कहलाया जा रहा होगा हमारे पास। इसी तरह जो कि एप्लीकेशन वाले हैं या जो सॉफ्टवेयर हाउस में होते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस या क्या कहते हैं बैचलर्स किया है कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, तो उनको पता होगा ये बातें कि वो लोग क्या कर रहे होते, डिज़ाइन बना रहे होते किस चीज़ का, टूल्स का, गिग्स का, मोल्ड्स होते हैं वो उनके। तो अगर वो इस फेज़ के अंदर हैं तो वो भी डेवलपमेंट फेज़ हमारा कहलाया जा रहा होगा। फिर डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन या टेस्टिंग ऑफ अ चोजन ऑल्टरनेटिव फॉर न्यू और इम्प्रूव मटेरियल या डिवाइस या प्रोडक्ट या प्रोसेस। हम क्या कर रहे थे, हमने रिसर्च फेज में भी ऐसी कुछ बात लिखी थी, लेकिन उसमें क्या था, हम उस वक्त फॉर्मुलेट कर रहे थे, डिज़ाइन कर रहे थे या फाइनल सिलेक्शन कर रहे थे किस चीज़ की, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव की। मैंने शायद ये बात लिखी भी थी रिसर्च फेज के अंदर। ये देखिए मैंने क्या लिखा था, ऑफ अ पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। उस वक्त हम डिसाइड कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उस वक्त हम डिसाइड कर रहे थे शायद ये इससे इससे हमारा कोई न्यू मटेरियल, हम उस न्यू मटेरियल को या उस पॉसिबल न्यू मटेरियल्स को डिसाइड, उस पॉसिबल ऑल्टरनेटिव मटेरियल को डिसाइड, उस पॉसिबल ऑल्टरनेटिव डिवाइसेस को डिसाइड, उस पॉसिबल ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, उस वक्त हम डिसाइड कर रहे थे। तो डिसाइड करने में जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा था वो हमारा रिसर्च फेज के अंदर इतना एक्सपेंस आउट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं ऑफ अ चोजन ऑल्टरनेटिव, जो चूज कर चुके थे अब उसको टेस्ट करके चेक कर रहे हैं। तो अब ये टेस्टिंग फेज के अंदर आ गया है। तो ऐसा कोई फेज जहाँ इस तरीके से एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा हो, तो वो फिर हम देखेंगे अगर ये हमारा जो फेज चल रहा है वो डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो इस इन चीज़ों पे जो एक्सपेंस आउट हो रहा होगा वो फिर एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज हो रहा होगा। ये एग्जाम्पल है डेवलपमेंट फेज की, लेकिन यहाँ पे हुए हुए एक्सपेंडिचर फॉरेन एक्सपेंस और फॉरेन इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मीट हो जाता है तो फिर जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो रहे होंगे वो ही फिर कैपिटलाइज हो रहे होंगे। लेकिन क्राइटेरिया मीट होना ज़रूरी है किस चीज़ का, डेवलपमेंट फेज का। अच्छा, स्टैंडर्ड क्या कहता है हमारा, IS-38 क्या कहता है, वो कहता है या प्रोहिबिट करता है किस चीज़ से, रिकग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स कस्टमर लेस पब्लिशिंग टाइटल्स और कोई भी इस तरीके के सिमिलर आइटम को एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज करना। क्यों मना करता है,
क्योंकि ऐसी चीज़ें, क्योंकि जब हम इंटरनली ये चीज़ जनरेट कर रहे होते तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। हम सबसे पहली बात जो क्राइटेरिया होता है, कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। सबसे मसला ही सबसे बड़ा ये आता है कि हमें नहीं पता उस पर कितना खर्चा हम लोग इनकट कर रहे हैं, किस वजह से, कौन सा हम जो खर्चा इनकट भी कर रहे हैं हम उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हम उस जो हम ब्रांड को, हम जिससे हम ब्रांड अगर रिकग्नाइज भी करने जा रहे हैं तो उस ब्रांड पे जो हम खर्चा इनकट कर रहे हैं वो डायरेक्टली उस पर एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। अगर कोई हमारे पास मशीन्स हैं, कोई हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी जो डेप्रिसिएशन है या कोई एमोटाइजेशन है या कोई भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं, हमने जो इतने सालों तक बैठ के इतना एक्सपेंडिचर इनकट किया है, उसके बाद हमारा कोई ब्रांड बन रहा है, हमारा नाम बन रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते जो इतना सारा खर्चा इनकट किया था उसकी वजह से ये ब्रांड बना है तो उससे जो इतनी सारी डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जो भी खर्चे थे वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, जो कि ब्रांड नेम बन के आ रहे हैं। हमारा जो मार्केट में ब्रांड लॉयल्टी बन गई है तो हम उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे, जो भी हमने खर्चे इनकट किए हैं उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं कर सकते, उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्टैंडर्ड प्रोहिबिट करता है कि ऐसे कोई भी चीज़ों को हम recognize नहीं कर सकते एज एन इंटेंजिबल एसेट, बिकॉज दीज all fail to meet one or more या in some cases all, और किसी किसी केस में तो डेफिनेशन भी मीट नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए हम लोग इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, गुडविल, कस्टमर लिस्ट, पब्लिशिंग टाइटल्स और इसी तरीके से जितने भी सिमिलर आइटम्स हैं उसको एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते। अच्छा, अब रिकग्नाइज कैसे होगा? रिकग्नाइज जब भी इंटेंजिबल एसेट हो, इट शुड बी initially be measured at cost, but they can be carried at cost or revalued amount। कॉस्ट पे क्यों रिकग्नाइज होता है भाई? हमेशा देखो, हम कभी भी कोई जैसे बायर भी परचेज करने जा रहे हैं इंटेंजिबल एसेट, वो हमें फेयर वैल्यू मिल गई, लेकिन उसे फेयर वैल्यू भी तो हम रिकग्नाइज नहीं कर सकते ना। कोई हमें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इनकट हुई है, जैसे कि हम पीपी लेने जाते हैं, कोई परचेज प्रॉपर्टी प्लान खरीदने जा रहे हैं तो उसको ट्रैवलिंग कॉस्ट लाने की, उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उस पर कोई टैक्सेस लग गए, कोई इस पर स्टार्ट करने की कोई कॉस्ट होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई वगैरह वगैरह, कोई भी इस तरीके, जैसे इंपोर्ट चार्जेस होते हैं, बाहर से मंगवाए तो सिर्फ उसकी फेयर वैल्यू जिस पे खरीदा है वो कॉस्ट नहीं, अलग अलग भी कॉस्ट इनकट हो रही होती है, तो सारी कॉस्ट मिला के हमें एक अमाउंट बनती है। तो हमें हमेशा शुरू में जब भी हम एसेट इनिशियली रिकग्नाइज कर रहे होते हैं वो हमेशा कॉस्ट पे रिकग्नाइज होता है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ उस एसेट की कॉस्ट नहीं होती, उसको लाने के लिए, अवेलेबल फॉर यूज बनाने के लिए भी हज़ारों कॉस्ट इनकट हो रही होती है। इसी तरह जब भी इंटेंजिबल एसेट भी हम बुक में रिकग्नाइज करने जा रहे हैं, या कोई हमने बाहर से सॉफ्टवेयर खरीदा, तो वो सॉफ्टवेयर खरीदा हमने, सॉफ्टवेयर सबसे पहले बात खरीदा तो उस पर अगर कोई सेल टैक्स लग रहा है तो सेल टैक्स दिया हम लोगों ने। फिर अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आया तो इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे। फिर उसके बाद उसको टेस्ट करके चेक करना है तो कोई टेस्टिंग चार्जेस लग गए पहली दफ़ा, ताकि वो कंडीशन में आ जाए, उस कंडीशन में आ जाए कि वो रेडिली अवेलेबल फॉर यूज़ हो जाए। तो अगर कोई ऐसे खर्चे हैं जो कि इससे डायरेक्टली एट्रीब्यूट करते हैं इंटरनली कोई भी इंटेंजिबल एसेट से, ताकि वो अवेलेबल फॉर यूज़ कंडीशन में आ जाए, तो ऐसे सारे कॉस्ट हमें रिकग्नाइज करने होंगे। तो हम डायरेक्टली फेयर वैल्यू पे रिकग्नाइज नहीं कर सकते। एट द इनिशियल पहली दफ़ा हमेशा उस एसेट को कॉस्ट पे ही मेजर करना होगा हमें। शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट। अच्छा, अगर कोई इंटरनली जनरेटेड एसेट है, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, तो इसके लिए कौन कौन सी कॉस्ट होनी चाहिए?
इस पे सारी वही कॉस्ट लगेगी दैट कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, या तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो और एलोकेटेड हो ऑन अ रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। अगर कोई भी इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है तो हम ये देखेंगे भाई जो भी उस पर कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो उससे ही परटेन करती हो, क्या हो, उससे ही परटेन करती हो, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो उसी इंटेंजिबल एसेट पे, या उस पर जो भी कॉस्ट एलोकेट हुई है वो बेसिस जो हुई है, जो जिस बेसिस पे उस पर एलोकेट हुई है वो रीजनेबल होनी चाहिए और कंसेशन होनी चाहिए। यानी पिछले साल कुछ और बेसिस पे एलोकेट हुई थी, इस साल कुछ और बेसिस पे एलोकेट हो रही है और अगले साल कुछ और बेसिस पे एलोकेट हो, तो जो जिस बेसिस पे एलोकेट हो रही है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए ईयर टू ईयर, या विद इन जो भी टाइम पीरियड है उसकी बेसिस पे वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब अगर कोई इंटरनली जनरेटेड एसेट है हमारे पास, कौन सा एसेट है, इंटरनली जनरेटेड एसेट है, इस पे जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है, इसको बनाने में जितना भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है, यहाँ पे डेवलपमेंट वाला क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, यहाँ पे डेवलपमेंट वाला क्राइटेरिया मीट हो गया था, तो जितना भी एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 इनकर्ड हुआ था, तो जिसमें से 400 इनकर्ड हुआ था बिफोर मीटिंग द डेवलपमेंट वाला क्राइटेरिया, अगर ये वाला केस है तो ये एज एन रिसर्च एक्सपेंस पीएनएल के अंदर चले जाएगा, और बाकी जो 600 वाला है वो हमारे पास पीपी के अंदर एज एन इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, या जो भी आईए लिख दो, इंटेंजिबल एसेट या इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट पीपी के अंदर कैपिटलाइज हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने पूरे 10,000 रुपये इनकर्ड किए इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट बनाने के लिए, लेकिन जिसमें से हमने 8,000 रुपये बिफोर मीटिंग द क्राइटेरिया इनकट किए थे और 2,000 रुपये आफ्टर मीटिंग द क्राइटेरिया इनकट किए थे। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई पहले तो वैसे इतना खर्चा हो गया था, भले बाद में क्राइटेरिया मिले, लेकिन खर्चा तो पहले इनकट हो ही गया था ना, उसको कैपिटलाइज कर ले। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता, स्टैंडर्ड डायरेक्टली कहता है कि भाई भले जितना गुना भी पहले खर्चा मीट हो गया हो क्राइटेरिया मीट होने से पहले, अगर वो क्राइटेरिया मीट होने से पहले इनकट हुआ है तो सीधी बात है वो डायरेक्ट एक्सपेंस आउट हो जाएगा पीएनएल में, इररिस्पेक्टिव ऑफ इस अमाउंट, भले फिर जितनी भी अमाउंट हो, जितना भी परसेंटेज हो टोटल एक्सपेंडिचर के, बड़ा भी अमाउंट हो, डायरेक्टली एक्सपेंस आउट हो जाएगा, और जो बाकी इनकट हुआ था आफ्टर कैपिटलाइजेशन वो कैपिटलाइज हो रहा होगा हमारा बैलेंस शीट के अंदर। लाहौल वाला कोड मैंने क्या पीछे पीपी लिखा था, पीपी चढ़ गया दिमाग में ऑडिट करते करते। बैलेंस शीट सही है, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हाई अमाउंट में भले क्राइटेरिया मीट होने से पहले इनकर्ड हुआ हो वो एक्सपेंस आउट ही हो रहा होगा रिस्पेक्टिव। एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, ए कंपनी है, क्या कर रही है वो, लाहौल वाला कोड, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, ड्यूरिंग 2003 जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ था वो था 1,00,000 रुपये, जिसमें से
90,000 रुपये 1 दिसंबर से पहले वॉज, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑफ विच 90,000 वॉज इनकर्ड बिफोर 1 दिसंबर 2003। सही है। और जो 10,000 रुपये थे, रिमेनिंग 10,000 वॉज इनकर्ड बिटवीन 1 to 31 दिसंबर 2003। पता लगा, किसे, ए कंपनी को पता लगा, ए कंपनी डेमोन्स्ट्रेट दैट एट 1 दिसंबर 2003 the production process meet the criteria for intangible asset। अब इस केस में क्या होगा? सीधा जवाब है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, अगर कोई भी खर्चा, भले इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट, किससे? क्राइटेरिया मीट होने से पहले। कब हुआ है डेमोन्स्ट्रेट? 1 दिसंबर को पता लगा कि प्रोडक्शन प्रोसेस ने क्राइटेरिया मीट कर लिया है। तो कोई भी खर्चा जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस या क्राइटेरिया मीट होने से पहले इनकर्ड हुआ है, जो कि है हमारे पास 90,000, क्योंकि वो 1 दिसंबर से पहले, दैट इज़ वॉज इनकर्ड बिफोर 1 दिसंबर। तो ये खर्चा हमारा एक्सपेंस आउट हो जाएगा P&L में, और बाकी 10,000 रुपये जो हमारे पास थे वो हो जाएंगे क्या? कैपिटलाइज एज इंटेंजिबल एसेट इन बैलेंस शीट। अब recognition of an expense। हमारा स्टैंडर्ड कुछ एग्जाम्पल्स देता है ये डिसाइड करने के लिए कि भाई वो एक्सपेंडिचर हमारा रिसर्च का है, एक्सपेंस आउट होना चाहिए या कैपिटलाइज होना चाहिए, या कौन सा फेस का है। हमें कहता है कि भाई ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एन इंटेंजिबल एसेट which does not meet the criteria for recognition either as an identifiable intangible asset or a goodwill arising on an acquisition should be expense as incurred। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि रिलेट करता है इंटेंजिबल एसेट से, लेकिन क्योंकि वो क्राइटेरिया मीट नहीं करता ऑफ एन
रिकग्निशन, मतलब जो हमारा डेफिनेशन में आता है, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल, मतलब उस आइडेंटिफाइबल के लिए हमने क्या बताया, सेपरेटली सोल्ड हो सके, बिक सके, रेंट आउट हो सके, उसकी खुद की आइडेंटिफाइबली होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए वो खुद एसेट। दूसरे जो इंटेंजिबल एसेट जो हम खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक्सपेंडिचर खरीदा, इंटेंजिबल एसेट खरीदा है और उससे पर्टेन करता है, उससे रिलेट करता है, लेकिन क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल ही नहीं है, वो उससे सेपरेट ही नहीं हो सकता, वो अलग से बिक नहीं सकता, अलग से रेंट आउट ही नहीं हो सकता, क्राइटेरिया ही नहीं मीट करता, तो ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड हुआ है फिर वो एज एन एक्सपेंस ही इनकर्ड हो रहा होगा। अब ऐसे कौन से खर्चे हैं जो कि हमारे एक्सपेंस आउट हो रहे होते हैं? कोई स्टार्टअप कॉस्ट है, हम कोई स्टार्ट कर रहे हैं, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, या कोई सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट किया है, या कोई एसेट बनाना स्टार्ट किया है, या कोई भी इस तरीके से कोई भी स्टार्टअप कॉस्ट इनकर्ड हो रही हो, ऐसा खर्चा हमारा एक्सपेंस आउट हो रहा होता है। कोई भी ट्रेनिंग कॉस्ट है, हमें नहीं पता उससे हमें कोई फ़ायदा मिलेगा कि नहीं होगा, उसके चांसेस हमें नहीं पता, क्या बेनिफिट मिलेगा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते इस चीज़ को, उन एम्प्लॉयज़ को जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में ही नहीं है वो एम्प्लॉयज़, छोड़ के जा सकते हैं कभी भी, उनकी जो नॉलेज उन्होंने ऑब्टेन की है हम उन पे, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, उन्होंने कोई स्किल्स ऑब्टेन की है उस ट्रेनिंग की वजह से, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल ही नहीं है। और जो हमारी सबसे पहले डेफिनेशन ही आती है कि इंटेंजिबल एसेट कौन सा है, इंटेंजिबल इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनिटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस एंड द एसेट मस्ट बी controlled by an entity या समथिंग फ्रॉम विच इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटिटी। तो हमारे पास कंट्रोल ही नहीं है, तो ऐसा कोई ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही तो एक्सपेंस आउट हो रही होगी। कोई भी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, अच्छा, कभी भी एडवर्टाइजमेंट होती है ना किसी भी चीज़ की, हम उससे ये पता नहीं लगा सकते हमें कितना उससे हमारी सेल्स बढ़ी है, हम कभी भी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट से ये कभी भी एस्टिमेट नहीं, एक बेसिस में मेरे ख्याल से शायद एस्टिमेट पॉसिबल फिर भी हो किसी भी हद तक, लेकिन हम ये नहीं बता सकते हमारी इस वजह से कितनी सेल्स बढ़ गई, या इस वजह से हमें कितना फ़ायदा हो गया, या इसी वजह से एडवर्टाइजिंग ही सिर्फ रीज़न था जिसकी वजह से हमारी सेल्स बढ़ गई या हमें फ़ायदा हो गया। ये कभी भी हम एक्चुअल फेस नहीं देख सकते, या नहीं एस्टिमेट या नहीं मेजर कर सकते। तो कोई भी ऐसा खर्चा जैसे कि एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है तो वो भी एज एन एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। हम अपना बिजनेस रीलोकेट कर रहे हैं, ऐसा कोई खर्चा, वो भी हमारा एक्सपेंस आउट हो रहा होगा। जाहिर है ऐसा कोई फ़ायदा तो नहीं मिल रहा हमें, बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उससे हमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट तो नहीं मिल रहा। अब इसके आगे मज़ीद चीज़ें हैं, वो आएगी रिलेटेड टू मेजरमेंट, कि भाई कॉस्ट पे मेजर करेंगे तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन मॉडल पे मेजर करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद यूज़फुल लाइफ के बारे में चीज़ें हैं हमारे पास, एमोटाइजेशन पीरियड, एमोटाइजेशन मेथड के बारे में हमारे पास चीज़ें हैं, जो हम बचपन में पढ़ते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड था हमारे पास, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनिट यूज़फुल लाइफ है हमारे पास, डिस्पोजल है, रिटायरमेंट्स है, और कुछ डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि बाकी है पढ़ने के लिए, तो वो फिर मज़ीद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, वो थी रिलेटेड टू रिसर्च डेवलपमेंट, कौन सी चीज़ें रिसर्च फेज़ के अंदर है तो एक्सपेंस आउट होती है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का कुछ क्राइटेरिया है, टेक्निकल फीसिबिलिटी, इंटेंशन, एबिलिटी, इकोनॉमिक बेनिफिट, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड,
डेवलपमेंट की कुछ एग्जांपल्स है, रिसर्च फेज की कुछ एग्जांपल्स है, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट क्यों रिकग्नाइज नहीं होते बुक्स के अंदर, कॉस्ट कैसे मेजर करनी है इंटरनली जनरेटेड एसेट की, एक्सपेंस आउट क्या होगा बिफोर क्राइटेरिया इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी अमाउंट, वो कैपिट एक्सपेंस आउट हो रहा होगा, जो भी आफ्टर क्राइटेरिया मीट होने के बाद वो हमारा कैपिटलाइज हो रहा होगा, कौन सी चीज़ें अगर रिकग्नाइजेशन एक्सपेंस आउट हो रही होगी हमारी बुक्स के अंदर, ये चीज़ हमने आज देख ली हैं। बाकी चीज़ें हम फिर